जैसा कि आपसे कहा गया था कि 1 घंटे के अंदर हम लोग लाइव आएंगे और टॉपिक क्या है सभी लोग जानते हैं। टॉपिक यही है कि कैसे निजीकरण को ख़त्म किया जाए। पूरे देश में निजीकरण हो रहा है। तो सबसे पहले तो हमारे बहुजन समाज में जन्मे तमाम महापुरुषों को नमन करते हुए हम अपनी बात को शुरू करेंगे। हम लोग मौजूद हैं यहाँ पे आज़ाद समाज पार्टी और भीम आर्मी के कार्यालय में, सिवान जिला कार्यालय में, और हमारे साथ मौजूद हैं जिला सचिव भीम आर्मी के हमारे आचार्य रवि जी, और हमारे साथ मौजूद हैं जिला संरक्षक हमारे भीम आर्मी के एहसान साहब। इनके हमारे साथ जुड़ने से काफ़ी हम लोगों को शक्ति मिली है, काफ़ी सपोर्ट मिलता है, काफ़ी गाइडेंस रहा है। तो आज हम लोग बात करेंगे, चूँकि 24 तारीख को आंदोलन रखा गया है सिवान में। 24 को मैं आपको एक बार रिमाइंड कर दूं, 24 यानी कल सुबह 10:30 से 10:30 बजे तक का टाइम दिया गया, आधा घंटे का, ताकि सभी लोग जुड़ जाएं और सभी लोग अंबेडकर स्मृति पार्क गोपालगंज मोड़ पे जहां धरना स्थल था, जहां CA/NRC का धरना हुआ था, वहां पे सभी लोग जुड़े, सभी लोग हमसे जुड़े और वहां से मार्च करते हुए हम लोग JP चौक जाएंगे और JP चौक से वापस आके समाहरणालय पे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के ऑफिस पे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को ज्ञापन दिया जाएगा। और पूरे देश में आज़ाद समाज पार्टी और भीम आर्मी ये काम कर रही है निजीकरण के खिलाफ। निजीकरण के खिलाफ आंदोलन करना क्यों ज़रूरी है दोस्तों? निजीकरण अगर हो जाएगा तो गरीब लोग, बहुजन समाज के पिछड़े लोग कभी अच्छी शिक्षा नहीं प्राप्त कर पाएंगे। और क्योंकि जैसे कि एग्जांपल दे रहा हूँ मैं कि बिहार का बिजली निजीकरण हो गया है, बिहार की बिजली का निजीकरण हो गया है। जो बिजली बिल आपका 300 और 500 रुपये आता था, वो बिजली बिल आज 2000, 2500, 3000, 4000 तक आ रहा है। तो आप एक बात बताइए कि अगर दिल्ली जैसे शहर में, वहाँ इतने संपन्न लोग हैं, वहाँ पे इतना पैसा है, वहाँ पे सब कमाने वाले लोग हैं, वहाँ पे लोगों को सस्ती बिजली दी जा सकती है, तो बिहार में क्यों नहीं? क्यों? हाँ, क्यों वहाँ पे बिजली बिल 2.5 रुपये पर यूनिट है और यहाँ पे 8 रुपये पर यूनिट है? क्या बिहार के लोग ज़्यादा अमीर है वहाँ से? यहाँ के लोग रिक्शा चलाने का काम करते हैं दिल्ली में जाके, और यहाँ के लोगों का बिजली बिल 8 रुपये पर यूनिट है, किसी का 2000 आ रहा है, किसी का 2500 आ रहा है। तो निजीकरण क्यों खराब है? प्लस स्कूलों की हालत आप देख सकते हैं आप। तो इसी निजीकरण पर चर्चा करेंगे। फिर आपको बता दें कि निजीकरण के खिलाफ कल पूरे देश में भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी आंदोलन कर रही है, और उसी आंदोलन के सिलसिले में बात करने हमारे साथ आचार्य रवि जी मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। पहले आचार्य रवि जी अपनी बात रखेंगे कि क्या निजीकरण से क्या नुकसान है और क्यों निजीकरण के खिलाफ आंदोलन करना चाहिए, निजीकरण से सबसे ज़्यादा किसको नुकसान है, इन सब बातों पर बात करेंगे आचार्य जी। और एहसान साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आचार्य जी अपनी बात रखेंगे। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं कि देश में जो एक माहौल बना हुआ है, हर चीज़ प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, ये तमाम चीज़ आपके संविधान के मूल भावनाओं के खिलाफ है। और संविधान कभी ये नहीं कहता है कि सार्वजनिक संपत्ति जो देश के हित में काम आता है उसको आप किसी एक व्यक्ति के हाथों में दे दें। ये जो निजीकरण है ये संविधान के खिलाफ है। और निजीकरण हो जाने से आप सोच सकते हैं कि इस देश में मनमाने तरीके से लोग कानून को उल्लंघन करते हुए, संविधान को ताक पे रखते हुए अपनी बातों को आपके ऊपर थोपेंगे। तो कहाँ रही बात लोकतंत्र और उस संविधान की जिसमें हमारी आस्था और तमाम भारत के 1,35,00,000 लोगों की जो विश्वास बसती है? तो कहीं से ये तानाशाही है, जो निजीकरण है वो तानाशाही है, जहां हमारे मजदूर, किसान और हर व्यक्ति के टैक्स से बड़े बड़े संसाधन तैयार किए जाते हैं जो देश में लगे हुए हों, वो चाहे रेलवे हो या फिर फाइनेंशियल डिपार्टमेंट का कोई बैंक हो या फिर बहुत बड़े बड़े सेक्टर हो। उनको अगर आप निजीकरण करती है हमारी सरकार तो बहुत सारे नुकसान होंगे।
सबसे ज़्यादा नुकसान यहाँ के युवाओं को होगा, यहाँ के उन पिछड़े लोगों का होगा जो कभी रिप्रेजेंटेशन के दौर में आज भी पिछड़े हुए हैं, यानी कि आरक्षण के दौर में भी उनको वो बराबरी का दर्जा नहीं मिला जिस चीज़ की ज़रूरत संविधान ने उन लोगों को दिया है। तो ये तमाम चीज़ हैं जो निजीकरण हो जाने से हमारे देश में समस्याएं आएंगी। अभी उस निजीकरण का ही एक बहुत बड़ा हिस्सा, जो हिस्सा किसानों के अस्तित्व से जुड़ता है और हमारे भूख से जुड़ता है, जो अन्नदाता हमारे भूख को मिटाने का काम करता है, दिन भर पसीने, गर्मी, धूप, बरसात में काम करके अपने खेतों से 2 दाने निकालने का काम करता है और वो दाने हमारे भारत के लोगों की भूख प्यास मिटाती है। उन वैसे अन्नदाताओं के खिलाफ भी जो बिल आई है वो निजीकरण का ही हिस्सा है। आज़ादी के बाद बाजार का नाम कोई नहीं था। सन 1970 में 1970 का एक्ट बना किसानों के पक्ष में कि बाजार बनेंगे और किसानों की दशा सुधरेगी। ये निजीकरण का भी हिस्सा है। और 1970 के बाद दुनिया के तमाम किसानों का दशा और दिशा सुधर गया, लेकिन भारत में जो एक्ट केवल कागजों पे दिखा, 1970 का एक्ट 1970, वो एक्ट केवल कागजों में सीमित रहा। आज आप देख सकते हैं कि पंजाब को छोड़कर, हरियाणा को छोड़कर, थोड़ा सा यूपी को छोड़कर भारत के किसी भी कोने में बाजार नाम की कोई चीज़ नहीं है। और खासकर बिहार में तो जहाँ कभी कृषि एक चरम सीमा पर हुआ करती थी, आज बिहार में तमाम शुगर मिल बंद है। कोई भी किसानों को प्रोत्साहन करने का माध्यम केवल प्रचार तंत्र के माध्यम से हो रहा है, लेकिन जन संपर्क नहीं हो पाता है। और किसानों की दशा वो हो गई है कि आज मालिकाना हक जो जिनकी ज़मीन है, जो किसान हैं और जो बटाईदार किसान हैं, उन दोनों की स्थिति इतनी जर्जर हो गई है कि आत्महत्या कर रहे हैं लोग। इसी देश में हमने देखा है कि मध्य प्रदेश में यही सरकार, ऐसे ही नीति वाली सरकार, किसानों की रैलियों पर किसान नंगे भूखे होकर प्रदर्शन कर रहे थे। इस देश की एक विडंबना देखिए कि जो अन्नदाता है वो कपड़े उतार कर प्रदर्शन करता है और कहता है कि निजीकरण नहीं होनी चाहिए, हमारे अपने मालिकाना हक जमीन के उस रिश्ते से हमको मत हटाओ, हम अपने देश के भूख और गरीबी को दूर करना चाहते हैं। इसलिए वो नंगे होकर किसान रोड पर उतरते हैं और उन नंगे किसानों पर गोलियां चलाई जाती है, लाठियां चलाई जा रही है। इस देश में बहुत बड़ा जन सैलाब किसानों का उमड़ा हुआ है, लेकिन यहाँ की मीडिया नहीं दिखाएगी। ये निजीकरण का सबसे बड़ा हिस्सा है। अब आइए बहुजन समाज के उन हिस्सों की बात की जाए जहाँ बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने संविधान के अंदर वो तमाम बातें रखी थी कि ये जो शोषित पिछड़ा वर्ग है कैसे मुख्य धारा में आए। लेकिन ये जो तानाशाही सरकार है, निजीकरण लाने की वजह से ये जो तमाम रिप्रेजेंटेशन का जो कॉन्सेप्ट है भारत के संविधान से, वो हट चुका है। आप देख रहे हैं कि आरक्षण, निजीकरण आरक्षण हटाने के लिए ही बना है। निजीकरण आपके प्रतिनिधित्व को बर्बाद करने के लिए ही बना है। निजीकरण आपके उस संपत्ति को नष्ट करने और उसके मालिकाना हक से जो रिश्ता आपका जुड़ा हुआ है उसको दूर करने के लिए बना है। तो हम चाहेंगे कि आप तमाम भारत के लोग एक होइए। आज़ादी के बाद से जो हमारे देश के पड़ोसी मुल्क आज़ाद हुए वो आज विकसित राष्ट्रों में गिनती हो रही है। आज हम बहुत पीछे हो गए हैं। तो कृपया करके आप सजग रहिए, चेतनशील होइए और भारत के संविधान और अपने तमाम संपत्तियों के जिनके मालिकाना हक हैं आपके पास, इसके खिलाफ एक आंदोलन की ज़रूरत है।
घरों से निकलिए, नहीं तो एक दिन आपको भी बेच दिया जाएगा। जानकारी होनी चाहिए आपको। आपके घर में एक बच्चा जब पैदा होता है ना, तो सोच लीजिए इस देश में फाइनेंशियल जो लेवल है किस तरीके से बर्बाद किया गया है। वो बच्चे और उस मासूम की कोई गलती नहीं है, लेकिन वो 40,000 35,000 कर्ज के साथ इस देश में उसका स्वागत किया जाता है। बताइए ये कैसी व्यवस्था बना दी गई है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर दुनिया का सबसे महान संविधान लिखे थे। वैसे संविधान निर्माता के थेसिस पे दुनिया के तमाम इकोनॉमिकल सेक्टर चलते हैं, और वो लोग आज इकोनॉमिकली कंडीशन से बहुत मजबूत हो गए। और जिस देश ने ये थ्योरी दिया, उस देश की दशा और वहाँ के लोगों की स्थिति एकदम बद से बदतर हो रही है। तो कृपया करके आप जागिए और अपने घरों से वो आंदोलन का आवाज़ उठाइए जो हमारे महापुरुषों ने देखा था, इस भारत को सशक्त और सोने की चिड़िया और विश्व गुरु बनाने का। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मीडिया इस हद तक गिर चुकी है, दलाली के इस लेवल पे पहुंच गई है कि आज एक कुत्ते को आप ज़्यादा वफादार नहीं कहेंगे, मीडिया को ज़्यादा वफादार कहेंगे। मतलब कुत्तों को भी शर्म आने लगी है उनकी वफादारी से। कितने दिन से किसान आंदोलन में बैठे हुए हैं, पंजाब में, दिल्ली में, उन पे लाठियां बरसा रही है पुलिस, लेकिन क्या किसी मीडिया ने इस चीज़ को दिखाने की कोशिश की? नहीं की। यही वजह है कि भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी को सड़क पे आंदोलन करना पड़ रहा है। और सोशल मीडिया के माध्यम से, आपकी मदद से और सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जाता है, बताया जाता है कि कहाँ हमारे खिलाफ, लोगों के खिलाफ, इस देश में लोगों को गुलाम बनाने की जो साजिश हो रही है, उसके सपोर्ट में, मतलब जो गुलाम बनाने की साजिश कर रही है उसके खिलाफ भीम आर्मी आंदोलन करती है। और सोशल मीडिया के माध्यम से हम बताने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे बीच एहसान साहब मौजूद हैं। एहसान साहब बताएंगे कि कैसे क्या किस तरह की साजिशें हो रही हैं और क्या मतलब नुकसान है इससे। एहसान साहब। जय भीम दोस्तों, आपने गोलवालकर का नाम सुना होगा। गोलवालकर का एक किताब है वी और आवर नेशनहुड डिफाइंड। उसमें गोलवालकर ने साफ साफ लिखा है कि अगर देश पर नियंत्रण रखना है, शासन और प्रशासन की बात नहीं करता वो लिखता है कि नियंत्रण में रखना है तो देश के शासन का बागडोर 2 से 3 लोगों के हाथ में होना चाहिए। आर्थिक रूप से जो शोषण हो रहा है, उस शोषण को कैसे आगे बढ़ाना है, इसका षड्यंत्र कैसे किया जाएगा, लोगों की आर्थिक स्थिति इस तरह से जर्जर कर देना चाहिए कि लोग दाल रोटी में पड़ के बाकी सारी चीज़ों को भूल जाएं, और जो जो समस्याएं हैं उनके सामने, उस पर अगर बोलना भी चाहें तो इस स्थिति में नहीं रहें कि वो बोल पाएं। तो उनके हिसाब से 2-3 पूंजीपतियों को इतना पैसा दे देना चाहिए, उनके हाथ में रिमोट कंट्रोल होना चाहिए कि देश की अर्थव्यवस्था जब चाहे जिधर चाहे वो घुमा दें, और उनके ऊपर हमारा नियंत्रण होना चाहिए। तो इस हिसाब से ये काम हो रहा है। अब ये बताने की जरूरत नहीं है कि पहले एक स्लोगन आप लोगों ने सुना होगा, एलपीजी ये गैस सिलेंडर का नाम नहीं है। एलपीजी है लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन। तो आज जो हो रहा है प्राइवेटाइजेशन, जो निजीकरण हो रहा है, ये आज नया नहीं है, ये अब उभर के सामने आने लग गया। अब इसलिए लोगों को पता चल रहा है कि हाँ भाई, निजीकरण की तरफ सरकार अब निजीकरण के बारे में बिल्कुल सीरियस है और निजीकरण को बिल्कुल थोप के छोड़ेगी। लेकिन ऐसी बात नहीं है, ये षड्यंत्र बहुत पहले से हो रहा है। ये हमारी गलती है, हमारे लोगों की गलती है कि हम लोग सोए रहे और लोगों के बारे में इसके लिए जागृति पैदा नहीं की, अपने लोगों को बताया नहीं। अब ये बात जरूरत से ज्यादा जब बिगड़ गई है, तब लोग अब सोचने लगे हैं, अब इसके विरोध में लोग खड़े होने लगे हैं। अब तो अंधभक्त भी समझने लगे हैं, अब तो उनको भी लगने लगा है कि अब हमारा भी नंबर आने वाला है, और ये निश्चित रूप से नंबर आना ही है। एक एक आदमी का नंबर आएगा।
आप हर डिपार्टमेंट में देख लीजिए, रेल के बारे में कम से कम 25 बार स्टेटमेंट आया होगा, पीयूष गोयल का, प्रधानमंत्री का और पता नहीं किस किस मंत्री का। सारे लोगों ने कहा कि रेल के प्राइवेटाइजेशन का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। बिल्कुल उसी तरह से जैसे रामलीला मैदान दिल्ली में हमारे देश के परिधान मंत्री ने कहा कि हमारे यहां डिटेंशन सेंटर तो है ही नहीं, और आप खोल के देखिए और ये रिकॉर्ड पे है, और ये पार्लियामेंट के फ्लोर पे अमित शाह ने कहा है, रिजू जी जो होम मिनिस्टर थे उन्होंने कहा है, पार्लियामेंट पे इस चीज को लोगों ने एक्सेप्ट किया कि हाँ डिटेंशन सेंटर है, और आसाम में कितने जगह है, कहां कहां है, सब रिकॉर्ड पे है। अब इतना सफेद झूठ जब देश का प्रधानमंत्री रामलीला ग्राउंड में खड़ा होके बोल दे, अब उससे किस चीज की उम्मीद की जा सकती है, ये बात समझने की है। अब इसके अलावा हमारे पास सिर्फ एक रास्ता बचा हुआ है। मीडिया हमारा नहीं है, ये आप जानते हैं। न्यायालय में क्या हो रहा है, इस देश के सुप्रीम कोर्ट के 4 जजों ने सुप्रीम कोर्ट से बाहर निकल के आम पब्लिक को एड्रेस करते हुए ये कहा कि सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है और लोकतंत्र खतरे में है। अब बताइए इससे ज्यादा और कोई क्या बोलेगा। लेकिन हमारे देश में लोग सोए हुए हैं भाई। नींद में जब सोए हो, आग लग जाएगी तो भागने का रास्ता नहीं मिलेगा। जब तक भाग सकते हैं तभी तक, जब तक रास्ता है निकल के भाग लीजिए। और इसको बुझाने के लिए सबको सामने, जब हर आदमी की जितनी कैपेसिटी है, जितनी योग्यता है, उसके हिसाब से वो उसमें अपना योगदान डाले, योगदान करे और इस लड़ाई को आगे बढ़ाए। इसी को लेकर के आप देखिए, रेल के बारे में देखिए, बीपीसीएल इतनी अच्छी कंपनी है, 9 रत्नों में उसको नाम गिना जाता है। जो 9 पर्स में आता है बीपीसीएल, जो कम से कम सालाना 65,000 करोड़ का प्रॉफिट देता है। बीपीसीएल को दूसरे के हाथों, निजी लोगों के हाथ में अब बेचने की क्या आवश्यकता पड़ गई। जो कंपनी ऑलरेडी प्रॉफिट में चल रही है उसको बेचने की क्या आवश्यकता है आपको। आपने भेल बेच दिया, आपने सेल बेच दिया, आपने हॉस्पिटल बेच दिया, आप अब एजुकेशन का प्राइवेटाइजेशन करेंगे। अब आईटीआई करने वाला जो व्यक्ति था, जो 480 रुपए में आईटीआई का फीस देके करता था, अब उसका निजीकरण अभी आ गया। 40 आईटीआई को निजीकरण किया जाएगा। इसका मतलब होगा कि उसमें फीस अब आपको 26,000 देना पड़ेगा। जहां पे 480 रुपए में काम चल जाता था, अब वहां लोग 26,000 रुपए देंगे। मेडिकल में देख लीजिए आप, जहां जहां निजीकरण हुआ है, जहां लोग 6-7 लाख में एमबीबीएस का पूरा कोर्स करके निकल जाते थे, अब वहां सिर्फ करोड़ की बात हो रही है। जिसके पास 2 करोड़ होगा वो डॉक्टर बनेगा, जिसके पास 50 लाख होगा वो आईआईटी करेगा, आईआईएम में जाएगा। आपके बच्चे या जो मिडिल क्लास के लोग हैं या जो नीचे क्लास के लोग हैं, वो लोग सिर्फ सोचेंगे, पढ़ नहीं सकते, वो लोग कुछ बन नहीं सकते। आरक्षण आप लेके क्या कर लेंगे जब आरक्षण होगा ही नहीं। आप कहां जाएंगे। निजी हो गया, सब चीज हो गया, रेल निजीकरण में चला गया, हर डिपार्टमेंट जा रहा है। अब एजुकेशन डिपार्टमेंट जा रहा है, रेल चला गया। इतना बड़ा डिपार्टमेंट जब इसका निजीकरण का जब शुरुआत हो गया है, तो बाकी और किस डिपार्टमेंट और किस विभाग की बात करें। इसलिए मैं चाहूंगा, मैं आप लोगों से विनम्र निवेदन करूंगा कि इस लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए, अपने अधिकार को फिर से वापस लेने के लिए सबको रोड पे आना पड़ेगा। एक ही विकल्प बचा हुआ है, और अगर ये विकल्प आपने इसमें थोड़ी सी देर कर दी तो अब समझिए कि बस अब सब बिल्कुल समाप्त होने वाला है। इस स्थिति में ये देश आ गया है, आर्थिक रूप से इतना जर्जर हो गया है कि इसके पास अब लोगों को अपनी सैलरी देने के लिए पैसे नहीं है। रिजर्व बैंक खाली कर दिया इन लोगों ने, लोगों से अब बाहर के विदेशों से भी कर्ज लिया। आपको पता है 48 लाख करोड़ 2013-14 में यहां का जो कर्ज है इस देश पर, वो बढ़ के सिर्फ 6 साल में 1,02,000 करोड़ हो गया है। ये किसका है, ये पैसा किसका है भाई? आप लोग क्यों नहीं सोचते हैं? आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स देते हैं, आपको ये समझ में क्यों नहीं आता है कि ये जो पैसे की लूट मची है, ये पैसा आपका है, ये एक एक नागरिक का पैसा है, किसी का, सबका पैसा है। जो मजदूर है, किसान है, व्यापारी है, एम्प्लॉइज है, सब ने टैक्स दिया है। ये सब आपका संपत्ति है। इस संपत्ति को लूटने से बचाइए और इस लड़ाई को आगे बढ़ाइए। अब ये पूरा व्यवस्था बदलना पड़ेगा और कोई विकल्प नहीं है। बस
इन्हीं बातों के साथ कल मुलाकात होगी और आप लोगों से मेरा विनम्र निवेदन है, आग्रह है कि कल अंबेडकर स्मृति पार्क वहां गोपालगंज मोड़ पे आप लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में आइए और इस बात को पुरजोर तरीके से उठाएंगे। डीएम के यहाँ हम लोग जाएंगे, अपना मेमोरेंडम देंगे। ये बिल्कुल भारतवर्ष के लेवल पे हो रहा है और ये पूरे देश में होगा, इसलिए यहाँ की लड़ाई भी दिखनी चाहिए। सीवान के लोगों से आग्रह है, पुनः एक बार मैं निवेदन करूंगा कि आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में आए और इस लड़ाई को आगे बढ़ाएं। जय भीम। 1200 की सैलरी पाने वाला एक प्राइवेट टीचर अच्छे से पढ़ा सकता है, तो क्या 60,000 और 50,000 की सैलरी पाने वाले सरकारी टीचर नहीं पढ़ा सकते? पढ़ा सकते हैं, लेकिन वहाँ पे साजिश के तहत उसको इग्नोर किया जाता है और उसको ध्यान नहीं देता, सुविधाएं नहीं दी जाती हैं, उसको उस हिसाब से टाइम के हिसाब से मॉडिफाई नहीं किया जाता है। क्यों? क्योंकि अगर वो उसको डैमेज करेंगे तभी वो प्राइवेटाइज कर पाएंगे। क्यों आखिर प्राइवेट ट्रेनों को किया जा रहा है? क्यों सरकारी चीज़ें, सरकारी अधिकारी उसको ठीक से नहीं कर पा रहे हैं? दोस्तों, ज़रूरत है इसकी समीक्षा करने की, ना कि सारी चीज़ों को प्राइवेट करने की, क्योंकि प्राइवेटाइजेशन हर मसले का हल नहीं है। बिजली नहीं आती थी तो बिजली पैदा करना चाहिए था ना। बिजली तो प्राइवेट कंपनी चांद से या मार्स से लेके आ नहीं रही है। इसी दुनिया में इसी देश के रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके वो बिजली बना रही है, इसी देश के संसाधनों को इस्तेमाल करके बिजली बना रही है और उसको महंगा करके बेच रही है। तो इसको हमें समझना होगा कि प्राइवेटाइजेशन हल नहीं है, प्राइवेटाइजेशन सॉल्यूशन नहीं है। सॉल्यूशन है तो सरकारी संस्थानों को ठीक करने का और जिम्मेदारी से उसके लिए कमेटी गठन करने का। जो हमारी सरकार है वो जिम्मेदारी से काम करें, ना कि सारी चीज़ें बेच दें। देखिए, ऐसा नहीं होता है कि अगर आपका कोई बिज़नेस या कोई दुकान नहीं चल रही है तो उसको बेच देंगे आप। ये बिल्कुल गलत तरीका है, उसको चलाने की कोशिश करें आप लोग। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ ना, इसलिए क्योंकि देखिए, जब प्राइवेट होता है तो मनमानी हो जाती है। आप प्राइवेट हॉस्पिटल में चले जाए ना, आपको सम्मान मिलेगा ना, आप ट्रीटमेंट करा पाएंगे, दुनिया भर का पैसा लगेगा। 10,000 का जहाँ ट्रीटमेंट होना चाहिए वहाँ 50,000 1 लाख रुपये लग जाएगा आपको। तो एक जिसके पास पैसा है उसके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो गरीब है, जैसे कि कल हॉस्पिटल में ही हम लोग न्यूज़ बना रहे थे तो वहाँ पे लाइव आए थे हम लोग, तो वहाँ पे एक औरत मिली जिसके हस्बैंड नहीं है। एक औरत है जिनके हस्बैंड नहीं है और मात्र 2,000 रुपये महीना कमाती हैं वो। तो 2,000 रुपये महीना कमाने वाली एक औरत जिनका हस्बैंड नहीं है और जिनके बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं, वो उनका पालन पोषण कैसे करेगी? उनको खाना कहाँ से खिलाएगी? उनको पढ़ाएगी कहाँ से? और वो जो 2,000 की नौकरी वाली औरत है वो प्राइवेटाइजेशन की शिकार है। रीज़न क्या है कि हॉस्पिटल में जो सफाई कर्मियों का वो ठेका था वो किसी प्राइवेट कंपनी के हाथ में दे दिया गया। तो जो सैलरी 7,000 8,000 की हुआ करती थी सरकारी नौकरी में, वो अब घट के वही कॉन्ट्रैक्ट वाली कंपनी 2,000 रुपये देती है, यानी 5,000 रुपये कंपनी को चला जाता है। यानी सरकार सफाई के लिए 7,000 के हिसाब से पैसा देती है, लेकिन वो 7,000 में से 5,000 प्राइवेट कंपनी रख लेती है, 2,000 रुपये सफाई कर्मी को मिलता है महीने का। तो आप खुद सोच लीजिए कि प्राइवेटाइज करने से जनता को फ़ायदा है या कंपनीज को फ़ायदा है। यानी जो राफेल 600 करोड़ 550 करोड़ में बन रही थी उसको प्राइवेटाइज करके वही राफेल रिलायंस के थ्रू 1,400 करोड़ में ख़रीदा गया। तो ये तो प्राइवेट कंपनियों का फ़ायदा पहुंचाना हुआ डायरेक्टली। वो कंपनी जिसका नाम अडानी है, जो दिवालिया होने वाली थी, वो अचानक 5 साल के अंदर में देश की सबसे अमीर कंपनियों में से एक कैसे बन जाती है? कहीं ना कहीं सरकार लोगों का पैसा चूस के, लोगों का संसाधन चूस के उन कंपनियों को दे रही है, बेच रही है। तो आप अगर आंदोलन नहीं करेंगे तो इन्हीं धर्म जात और मजहब के राजनीति में उलझे रहेंगे और दिन पे दिन सारा पूरा देश बेच दिया जाएगा, गुलाम बना दिया जाएगा, आपको दंगे करवा के आपको बांट दिया जाएगा और आप लोग आपस में ही लड़ेंगे। और कोई बड़ी चीज़ नहीं है, जो गुजरात में दंगा करा सकता है वो देश के किसी कोने में दंगा करा सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। जिनको आदमी के मरने जीने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जो अपने सरकार को बचाने के लिए अपने ही देश के किसी
क्या कहते हैं सैनिकों का हत्या करवा दे, अपने ही देश की सैनिकों की हत्या जो करवा दे, उसके लिए कोई बड़ी चीज़ नहीं है कि इस देश में दंगा और मतलब इस तरह की चीज़ें फैला के शासन चलाओ। तो इन सब चीज़ों से हट के हमें बेसिक मुद्दों पे टिके रहना है। निजीकरण नहीं होना चाहिए, रोज़गार मिलना चाहिए लोगों को, और सबको न्याय मिलना चाहिए और विकास होना चाहिए। तो मेन मुद्दा ये था हमारा कि कल 24 को सुबह 10:30 बजे अंबेडकर स्मृति पार्क पे भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी ने आंदोलन का आह्वान किया है। लेकिन ये एक जन आंदोलन है। मैं सबसे कहता हूँ, सारे लोगों से कहता हूँ कि आप इसमें शामिल हो, क्योंकि निजीकरण जो है वो आम मुद्दा है, वो सबके लिए दिक्कत है, सबके लिए परेशानी है। तो सभी लोग जुड़ें इस आंदोलन में और आंदोलन का हिस्सा बने। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आए और सरकार का विरोध करें। ये जो काला कानून किसानों के खिलाफ आया है और जो ये काला कानून निजीकरण करते जा रही है सरकार, इस पर रोक लगाए। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का हमारे साथ बने रहने के लिए। दोबारा आप लोग से मिलेंगे और हमेशा आपके लिए खड़े हैं। हम लोग आपके लिए संघर्ष कर रहे हैं। हम लोग अपना प्राइवेट लाइफ छोड़ के आप लोगों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। आप लोगों को भी चाहिए कि हमारा सपोर्ट करें, हमारी बातों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं और हमारे हाथों को मजबूत करें। जय भीम, धन्यवाद।